औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी मॉड्यूल्स में मॉड्यूल 8 बनता है और इसका नाम है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये तीनों छोटे चैप्टर हैं और इनकी काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक आखिरी 3 चैप्टर हैं बुक के, तो एक कंक्लूडिंग की तरफ जा रहे हैं पूरे सब्जेक्ट की। तो आज हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 9 यानी मॉड्यूल 8 स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन पूरा देख लें और आधा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर 10 है और हमारा मॉड्यूल 9 है। और फिर नेक्स्ट सेशन में हम जो आखिरी एक चैप्टर और जो चैप्टर 11 है और 10 का जो पार्ट रह जाएगा वो कर लेंगे, और इस तरह होपफुली नेक्स्ट क्लास में हमारी टेक्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगी। हमारा कोर्स भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। मैं एक एक्स्ट्रा छोटा सा सेशन आप लोगों के साथ ले लूँगा फिर उसके बाद वाले वीक में, जिसका मकसद खाली डिस्कशन होगा आपके प्रोजेक्ट्स पे, असाइनमेंट्स पे, मिड टर्म एग्ज़ाम्स वगैरह पे, ताकि कोर्स को हम एक फॉर्मली कंक्लूड कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन को। इसके कंटेंट्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं। बेसिकली आपके स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप ये समझें कि अभी तक हम जितना भी स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ते आए हैं वो डिज़ाइन का काम था, या प्लानिंग लेवल का काम था, या थियोरेटिकल काम था, या वो काम था जिसमें प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना होता बल्कि प्लानिंग करनी होती है। और जब आप प्लानिंग पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद पार्ट आता है एग्जीक्यूशन का, प्रैक्टिकल पार्ट आता है। तो या अभी से हम प्रैक्टिकल पार्ट शुरू कर रहे हैं, यानी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि स्ट्रेटजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसके लिए कोई सिक्का बंद तरीका नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर स्ट्रेटजी की अपनी नेचर होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ैसला किया है कि आप एक नया स्टोर बिल्ड करेंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना वो एक प्रोजेक्ट होगा। यानी स्टोर या ख़रीदना होगा, या ज़मीन ख़रीद के स्टोर बनाना होगा, या प्रेजेंट स्टोर को रेनोवेट करना होगा, वो एक प्रोजेक्ट होगा। एक और फर्म है जिसकी स्ट्रेटजी है कि उसने लोग हायर करने सो एंड सो स्केल वाले, तो वो एक और प्रोजेक्ट होगा, उसकी नेचर बिल्कुल अलग होगी। एक और फर्म है जिसने फ़ैसला किया है कि वो डाइवेस्टिचर करेगी, अपना कोई पार्ट बेच देगी, वो एक और प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ से आगे की चीज़ों को आप किसी फ्रेमवर्क में नहीं बता सकते कि ये इस तरह करना। बड़ी बड़ी बात आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक अलग अलग नेचर की होती हैं। यहाँ से पहले जो था वो डिज़ाइन का पार्ट था, तो उनको हम फ्रेमवर्क में ला सकते थे, हमारे पास मैट्रिसेस थी, हमारे पास चेक ऑफ लिस्ट थी। लेकिन अभी के बाद आपको जनरल बातें मैं बताऊंगा, ताकि आइडिया ये होगा कि खाली आपकी नॉलेज बढ़े, ताकि आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, जो कि किसी की क्या होगी, किसी की क्या होगी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स चाहिए वो आपके पास मौजूद हो। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर में हम पहले देखेंगे मार्केटिंग से कुछ रिलेटेड इश्यूज जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। फिर हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड कोई इश्यूज देखेंगे, और आखिर में क्विकली R&D और MIS के, जो कि हम पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है जिसको हम इंशाल्लाह क्विकली फिनिश करते हैं, और सैटरडे को इस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बात बताई कि अभी ये प्रैक्टिकल पार्ट आ जाता है जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। अब स्ट्रेटजी को आप कब इम्प्लीमेंट सक्सेसफुली कर सकेंगे? बेसिकली आपको स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और एक फॉर्मल स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसके तहत आप वो पैसा या रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट बंदे को एलोकेट करें, उसको उसका काम बताएं जो भी आपने स्ट्रेटजी डिसाइड की, और फिर उसको मॉनिटर करें कि वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये जो अभी हम ये अभी वाला चैप्टर देख रहे हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, अगला स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, और उससे अगला स्ट्रेटजी रिव्यू, ये बेसिकली इसमें आप यही काम कर रहे होंगे कि लोगों को, पीछे हमने फैसला कर लिया था करना क्या है, अब वो एक स्ट्रक्चर के तहत लोगों को देना है, और फिर उसको मॉनिटर करना है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और
जब वो लोग काम कर रहे होंगे उनको पैसा चाहिए होगा, तो पैसा का मतलब है कि फिर आपने अपनी मार्केटिंग को बहुत ज़बरदस्त रखना है ताकि आप अच्छी तरह चीज़ें पहुंचा सके अपनी मार्केट्स को, अपने कस्टमर्स को, और आपके पास पैसा आए, वर्किंग कैपिटल आए, ताकि आप इन स्ट्रेटजीज़ को, इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकें। तो अभी हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं मार्केटिंग से और फाइनेंस से रिलेटेड पर्टिकुलरली जो कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्रिटिकल हैं। मार्केटिंग के क्या इश्यूज़ होते हैं स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में, ये हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है हाउ टू मेक एडवर्टाइजमेंट्स मोर इंटरेक्टिव टू बी मोर इफेक्टिव। यानी आप जो एड्स लगाते हैं किसी भी जगह पे, इंटरनेट पे, किसी पीरियोडिकल में, किसी टीवी पे, किसी रेडियो पे, उनको कैसे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए ताकि वो लोगों आपकी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएं, उसकी जो भी आप उसके अंदर जिस पार्ट में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने कंपटीटर्स से, वो क्लियरली लोगों तक पहुंचाएं और अट्रैक्टिव बनाएं उसको लोगों के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक इशू होता है। दूसरा ये होता है कि आप सोशल मीडिया को, स्पेशली फेसबुक, ट्विटर और इस तरह की जो चीज़ें हैं बाकी, इनको कैसे अपने लिए इनसे फ़ायदा उठाएं ताकि आपकी मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको आपकी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे और वो उसको ख़रीदें। फिर तीसरा ये है हाउ टू यूज़ एक्सक्लूसिव डीलरशिप और मल्टीपल चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको बताया था शुरू में, हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कशन की थी कि सक्सेसफुल कंपनीज़ वो नहीं होती हैं जो सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी प्रोडक्ट बना लेती हैं, सबसे यूज़फुल प्रोडक्ट बना लेती हैं, बल्कि सक्सेसफुल कंपनीज़ वो होती हैं जो अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा देती हैं। कंज्यूमर जाता है दुकान में तो सामने आपकी प्रोडक्ट पड़ी होती है। कंज्यूमर खोलता है फेसबुक या वगैरह वगैरह तो सामने आपका ऐड आया हुआ होता है। तो सक्सेसफुल वो होते हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स आपके हर वक्त आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप उनको ख़रीद लें। तो इम्पॉर्टेंट इशू मार्केटिंग का ये होता है कि आप कैसे ये चीज़ अचीव करें। आपके डीलर्स का नेटवर्क, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपकी उनके साथ पार्टनरशिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो ख़ुद अपनी दुकानों में, अपनी आउटलेट्स में, अपनी वेबसाइट्स पे आपकी चीज़ को सबसे आगे लगाएं ताकि लोग उसको ख़रीदें। अगला इशू है जी कि आप टीवी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, पीरियोडिकल में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वर्ड ऑफ माउथ पे चलेंगे, और कितना ज़्यादा एक्सटेंसिव होगी आपकी एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है उसकी नेचर मुख्तलिफ होती है। अगर आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत कंपटीशन है, तो आपको एक्सटेंसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई निश मार्केट है जहाँ पे कंपटीटर ही कोई नहीं है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है, आप एक को देंगे, वो अगले को बताएगा और सब आपके पास ही आएंगे। तो आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है उसकी नेचर क्या है, तो उस हिसाब से आपने फैसला करना होता है कि मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म क्या हो गया, एक होगा या मल्टीपल होंगे, और कितनी एक्सटेंसिव होगी। फिर ये मार्केटिंग का इम्पॉर्टेंट इशू होता है कि आप अपनी सप्लाई चेन में आगे की तरफ और पीछे की तरफ, दोनों तरफ, यहाँ अभी हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन यही बात पीछे सप्लायर्स के लिए भी ट्रू होती है स्ट्रेटजी में, कि आप एक बंदे पे रिलाई करेंगे या मल्टीपल लोगों से सप्लाईज लेंगे, या मल्टीपल लोगों को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स देंगे, या अगर आप डायरेक्टली कस्टमर को रीच करते हैं तो मल्टीपल कस्टमर्स होंगे या एक सिंगल कस्टमर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो जहन में आता है कि शायद इसके लिए आपको बहुत कस्टमर चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अगर स्मार्टली प्लान करें और आपको एक कस्टमर मिल जाए, जैसे वॉलमार्ट जैसा कस्टमर, मायर जैसा कस्टमर, मेसीज़, कोई भी बड़ा स्टोर, वो आपकी प्रोडक्ट रखना शुरू कर दे, तो बस फिर आपको और किसी कस्टमर की ज़रूरत ही नहीं होती है, तमाम कंज्यूमर्स तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। फिर एक डिसीजन होता है कि टू बी अ प्राइस लीडर और अ प्राइस फॉलोअर। प्राइस लीडर का मतलब ये होता है कि आप इनिशिएटिव पे होते हैं मार्केट में, आप फैसला करते हैं कि आप प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखेंगे, और फिर जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं वो या आपको फॉलो करते हैं या वो अपनी स्ट्रेटजीज़ चेंज करके आपसे अपने आप को डिस्टिंक्टिव बनाते हैं या आपसे प्राइस कम कर देते हैं। तो ये फ़ैसला आपने करना होता है कि ये इन दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आप प्राइस लीडर होंगे तो फिर आपके पास अपने रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने चाहिए और आपको अपनी क्वालिटी पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए।
अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, वरना कोई भी अपनी प्राइस रिड्यूस करके प्रोडक्ट आपके साथ ला के रख देगा उसी क्वालिटी में, उससे अच्छी क्वालिटी में, तो आपको नुकसान हो जाएगा, आपके लोग फिर चीज़ें नहीं ख़रीदेंगे। तो ये अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रिप नहीं है अपनी क्वालिटी पे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे, अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस पे, तो फिर शायद आप चाहें कि आप प्राइस फॉलोअर बन जाएं। आप देखें बाकी किस प्राइस पे दे रहे हैं और आप उसके बाद फैसला करें कि आपने किस प्राइस पे देनी है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इशू है। फिर एक और स्ट्रेटेजिक इशू मार्केटिंग का होता है वारंटी का, कि आप वारंटी देंगे कि नहीं देंगे, देंगे तो उसकी नेचर क्या होगी, आप उसको फुल रिफ़ंड हर फेलियर को देंगे या पार्शियल रिफ़ंड देंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट होती है। आप अगर 100% वारंटी देते हैं तो आपकी क्वालिटी में ज़रा सा भी झोल होगा तो आपने 100 रुपये जो कमाए थे, जिसमें से 50 रुपये चीज़ बनाने में लगे थे, तो वो चीज़ अगर 2 बार देनी पड़ जाए तो बस सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं फिर। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इशू होता है कि आप वारंटी किस तरह देंगे, देंगे या नहीं देंगे, और फिर उसकी एक्सटेंट क्या होगी। फिर अगला स्ट्रेटेजिक इशू ये होता है कि जो लोग आपके लिए सेल्स कर रहे हैं उनको आप कैसे रिवॉर्ड करते हैं, उनको आप तनख्वाहें देते हैं, कमीशन देते हैं, या तनख्वाहें और कमीशन देते हैं। क्योंकि मैंने आपको हमने मेरे पिछली क्लास में डिस्कशन में कहा था कि अच्छी स्ट्रेटजी वो होती है जहाँ पे जो लोग फ्रंट लाइन आपकी फ़ोर्स होती है या मिडिल मैनेजर्स होते हैं, उनके मकासद और आपकी कंपनी के मकासद अलाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नुकसान पहुंचाने में उसको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो। तो जो आपको चीज़ बेच रहा होता है, अगर आप उसको कमीशन देते हैं तो आपका और उसका मकसद अलाइन हो जाता है। तो ये आपने फ़ैसला करना होता है कि आप उसको कमीशन देंगे या नहीं देंगे, या खाली उसको तनख्वाह देंगे। तो इस तरह ये इश्यूज़ हैं कुछ जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। अब जब आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ हैं जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में एक्टिविटीज़ जो आपको करनी होती हैं। उनमें सबसे पहली आजकल के ज़माने में स्पेशली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कस्टमर्स को आप इंगेज करें सोशल मीडिया पे। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी मार्केट्स को इफ़ेक्टिवली सेगमेंट करें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किस कस्टमर को क्या चाहिए और आप उसको वही चीज़ दें। या मार्केट को अच्छी तरह समझें और देखें कि आपकी चीज़ सबसे अच्छी कहाँ पे फिट होती है और आप उस जगह पे जाके वो चीज़ बेचें। और तीसरी चीज़, इस चीज़ को हम तीन चीज़ों को एक-एक करके डिटेल में देखेंगे, लेकिन तीसरी चीज़ है परसेप्चुअल मैप बनाना, ताकि उसके तहत आप अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन कर लें। तो हम इन तीनों चीज़ों को क्विकली एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का आइडिया क्या है कि आजकल आपको पता है कि एक एवरेज बंदा जो है वो जो कुछ अर्सा पहले अखबार पढ़ता था, पीरियडिकल्स पढ़ता था, टीवी देखता था, अब वो अपना ज़्यादातर हाथ में फ़ोन जो पकड़ा होता है उसने उसको इस्तेमाल कर रहा है। इवन कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बड़ा कम हो गया। तो ये चीज़ फिर आपको एक इनकरेज करती है कि आप बजाय इसके कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करें, आप सोशल मीडिया की तरफ जाएं मार्केटिंग में, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती जा रही है। और आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऑनलाइन चीज़ें ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और ढूंढ भी इसी तरह अपने फ़ोन पे ढूंढ रहे हैं। और जो अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो फेसबुक या ट्विटर या कोई भी और चीज़, उसमें उनको एड्स भी नज़र आते हैं। तो ये आजकल एक डोमिनेंट मार्केटिंग का चैनल है। दूसरी चीज़ ये कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो सोशल मीडिया पे कमेंट बहुत करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। फ़ौरन आपको फीडबैक मिल जाती है वहाँ से। लोग अपनी अपनी पर्सनल डिस्कशंस में आपके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो समझें कि लोग आपके बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं अपनी फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशंस में। अब कुछ लोग को मैंने देखा है कि कुछ कंपनीज़ को कि वो सोशल मीडिया के कंटेंट को कहते हैं ये एमेटर कंटेंट है, ये प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन ये दिस इज़ द फ्यूचर, बल्कि प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चाहे वो कैजुअली बात कर रहे हों, लेकिन बेसिकली वो आपके लिए
बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी प्रोडक्ट को वो कैसे अपने दिमाग में पोजीशन करते हैं, और उससे आपको फीडबैक मिलती है और आप उससे अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ ये है कि ये टू वे कम्युनिकेशन है। आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया, आपने लोगों को बताया, लोग आपको कुछ नहीं बता सकते। लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा इजीली आप उनका रिएक्शन ले सकते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स हर जगह इकट्ठी होती हैं कि लोग आपके ऐड देख रहे हैं कि नहीं। पहले 3 सेकंड में बंद कर देते हैं, पहले 5 सेकंड में बंद कर देते हैं, पूरा ऐड देखते हैं। उस ऐड के अंदर किसी चीज़ को क्लिक करते हैं या नहीं क्लिक करते हैं तो कहाँ तक जाते हैं, हर डिटेल की इन्फॉर्मेशन आपको आती है जब आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करते हैं। तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाता है कि कौन सा मार्केट का सेगमेंट आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। तो एक टू वे कम्युनिकेशन चल रही होती है। तीसरा आजकल ये ट्रेंड है कि लोग, सारी कंपनीज जो है वो सोशल मीडिया मैनेजर्स को हायर कर रही हैं। यानी जहाँ पहले सिर्फ फाइनेंस के लोग और मार्केटिंग के लोग और सेल्स के लोग और प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के लोग वगैरह वगैरह हायर होते थे, अब सोशल मीडिया के मैनेजर्स हायर हो रहे हैं जो मैनेज करते हैं आपकी फर्म को, आपकी प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पे। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है जो कि पाकिस्तान में मैंने देखा है बहुत सक्सेसफुली पाक व्हील्स वाले कर रहे हैं, वो ये कि आप कस्टमर्स को इनकरेज करें कि वो आपकी वेबसाइट पे आके और डिस्कशंस करें और अपने फोरम्स बनाएं, और किसी का सवाल हो तो सवाल करें और बहुत से लोग आके जवाब दें। और उसमें फिर आपका मॉडरेटर भी होता है जिसका मेन मकसद ये होता है कि वो उस सारी डिस्कशन को समझे, लोगों के एप्टीट्यूड्स देखे और बीच में अपनी उसको अपनी मार्केटिंग प्रोसेस का पार्ट बना ले। अब जैसे अब अपेरेंटली लगता है कि पाक व्हील्स क्या करता है, कोई इस पे इश्तिहार नहीं चल रहे, कुछ नहीं हो रहे, और बस गाड़ी का ऐड आपने लगाया और किसी ने आपसे ख़रीद ली, बीच में पाक व्हील्स वाले ने खाली प्लेटफॉर्म दिया और उसके आपसे पैसे भी नहीं लिए। लेकिन आज से 3 साल पहले यानी 2016 के एंड पे इन्होंने अनाउंस किया था पाक व्हील्स ने कि दे आर अ $1 बिलियन कंपनी नाउ। तो ह्यूज हो गया है इनका रेवेन्यू पाक व्हील्स का। सिर्फ मैं समझता हूँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उन्होंने उनका जो ब्लॉग्स का सिस्टम है, आपने टीवी भी ख़रीदना है तो पाक व्हील के ब्लॉग पर डिस्कशन हो रही है, आपने ट्यूबलाइटें ख़रीदनी हैं, आपने गाड़ी के टायर, गाड़ी की चीज़ें तो हैं ही हैं, तो ज़मीन भी ख़रीदनी है तो वहाँ पर डिस्कशन हो रही है। तो वो कस्टमर्स को इनक्रेज करते हैं कि वो उनकी वेबसाइट यूज़ करके मुख्तलिफ़ चीज़ों पर डिस्कशन करें, आपस में इंटरेक्ट करें, कंपनी से इंटरेक्ट करें। तो उससे क्या होता है कि उनकी एक कंपनी के साथ भी एफिलिएशन डेवलप होती है उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ, और आपको उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होती है और आप फिर अकॉर्डिंगली उनको अपनी चीज़ें मार्केट कर रहे होते हैं। अब इसकी जो सोशल मीडिया की एक इशू ये है कि आपको जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है वहाँ पे कुछ थ्रेट्स भी हैं। वो थ्रेट्स क्या हैं? वो ये है कि कोई भी गलत बात हुई तो वो एकदम फैलना शुरू हो जाती है। एक कस्टमर बोलता है और वो थ्रू आउट पूरे मीडिया पे चलना शुरू हो जाती है, और जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं वो आपके लिए बहुत बड़े कंसर्न्स बन जाते हैं, कंपनीज बंद हो जाती हैं इस हद तक। कभी कभी नेगेटिव मार्केटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जो फिर जितना अच्छा मैनेज करता है, जिसके मॉडरेटर्स जितना अच्छा मैनेज करते हैं, वो फिर इस चीज़ को अपने लिए फ़ायदा बना के चलता है। दूसरा, मार्केटिंग का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप मार्केट को सेगमेंट करें, यानी मार्केट में असल हिस्से क्या हैं वो समझें ताकि आप सही हिस्से तक अपनी चीज़ पहुंचा सकें। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि बेसिकली ये है सब डिवीज़न एक मार्केट की छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आप कस्टमर्स को उनकी नीड के मुताबिक और उनकी बाइंग हैबिट्स के मुताबिक चीज़ें पहुंचा सकें। सेगमेंट करने की ज़रूरत क्यों है? मेन ज़रूरत तो ये है कि कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी होती हैं जो कि आप होती यही है कि मैं नई मार्केट में जाने लगा हूँ। अब नई मार्केट का कैसे पता लगेगा? तभी पता लगेगा ना जब आपको सेगमेंटेशन की समझ होगी कि मार्केट के हिस्से क्या हैं। तो आप कहेंगे नहीं, मैं एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना चाहता हूँ। तो इस वो स्ट्रेटजी वही इम्प्लीमेंट कर सकेगा जिसको सेगमेंटेशन की समझ होगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये, इसकी ज़रूरत ये है कि अब ये बेवकूफ़ी है ना कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई और उसको बिल्कुल पागलों की तरह मार्केट में फेंक दिया। पता ही नहीं कि वहाँ पे मेरे बायर्स हैं कि नहीं, बाइंग का ट्रेंड क्या है, मेरी प्रोडक्ट को कोई वेलकम करेगा भी नहीं, आजकल ज़रूरत है भी या नहीं इसकी। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप ज़्यादा ख़र्चा किए बगैर पर्टिकुलर चीज़ बनाएं जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़रूरत है और उस तक
पहुंचा दें। और तीसरी चीज़ कि एक चीज़ होती है मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स, जो भी हम अगली स्लाइड पे देखते हैं, इनको सेगमेंटेशन डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अब अगली स्लाइड पे हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स वेरिएबल्स। बेसिकली 4 P's होते हैं। एक आपकी प्रोडक्ट, यानी आपकी जो चीज़ आप बेच रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस, उसके बहुत सारे अब सब एस्पेक्ट्स हैं, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके अंदर आप ऑप्शंस क्या दे रहे हैं, उसका स्टाइल, आपका ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग, प्रोडक्ट लाइन, वारंटी, सर्विस लेवल क्या है आपका, आप उसके साथ मज़ीद कोई कनेक्टेड सर्विसेज दे रहे हैं यानी। फिर प्लेस, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज कितनी है, आउटलेट्स की लोकेशन कैसी है और कितने हैं, सेल्स टेरिटरीज़, यानी आपने किस तरह सेगमेंट किया है उनको, इन्वेंट्री लेवल्स क्या रखनी है, और इन्वेंट्री कहाँ पे रखनी है, स्टोर से कितनी दूर होगी, कितनी करीब होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन कैरियर्स कैसे लेके जाएंगे, ये चीज़ें प्लेस में आती हैं। फिर प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कौन से चैनल्स यूज़ करेंगे, पर्सनल सेलिंग होगी यानी लोग जा जा के बेचेंगे तो उसका क्या मोड होगा, उनके कमीशंस वगैरह क्या होंगे। फिर सेल्स प्रमोशंस, यानी कभी आपने इतने % ऑफ दे दिया, ईद आ गई, शब बारात आ गई, क्रिसमस आ गई, तो क्या किया आपने। फिर पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के अलावा कोई और चैनल्स अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कैसे करेंगे। और चौथा P है प्राइस, प्राइस किस लेवल पे रखेंगे, डिस्काउंट्स अलाउंसेस कितने देंगे, और पेमेंट की टर्म्स क्या होंगी, कैश होगा, डिलेड पेमेंट्स होंगी, किस्तों में होगा, क्या तरीका होगा। तो ये इनको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स कंपोनेंट वेरिएबल्स। ये 4 चीज़ें में आप फैसला करते हैं कि आप इनमें से किस चीज़ पे किस तरह से तवज्जो देंगे और इसको अपने लिए, अपनी प्रोडक्ट को फर्दर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मार्केट को सेगमेंट करते हुए आपको अगेन 4 चीज़ें जहन में रखनी होती हैं कि मैं मार्केट के मुख्तलिफ़ हिस्से कैसे समझूं। और वो 4 चीज़ें हैं, सबसे पहले जियोग्राफ़ी, दूसरी है डेमोग्राफ़ी, तीसरी है साइकोग्राफ़ी, और चौथी है बिहेवियरल एस्पेक्ट। जियोग्राफिक या जोग्राफ़ी के बेसिस पे जो सेगमेंटेशन होती है उसके वो कैसे होती है, रीजन्स में डिवाइड कर दिया अपने प्रोडक्ट्स, जो लोग आप ख़रीदते हैं उसको रीजन वाइज देख लें कि ये लाहौर रीजन है, ये गुजरांवाला रीजन है, ये पाकिस्तान का रीजन है, ये यूएई का रीजन है, ये यूरोप का, ये अमेरिकाज़ का रीजन है। फिर उसके अंदर साइज़ेस मुख्तलिफ़ शहरों के, मुख्तलिफ़ कस्बों के, सिटीज़ के। फिर डेंसिटी, कहाँ पे ज़्यादा लोग कंसनट्रेटेड हैं, कहाँ पे गाँव की तरह का है, फैले हुए हैं। फिर क्लाइमेट, गर्म जगह है, ठंडी जगह है, उस हिसाब से लोग क्या चीज़ें पसंद करते हैं। तो आप सेगमेंट कर सकते हैं कि मैं पंजाब में मैं कपड़े बनाता हूँ तो सिर्फ ये वाले कपड़े इस शहर में भेजूँगा या इस गांव में भेजूँगा। ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन हो सकती है। फिर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एज ग्रुप्स, मुख्तलिफ़ एज ग्रुप्स मुख्तलिफ़ चीज़ें पसंद करते हैं, जेंडर, मर्द औरतें मुख्तलिफ़ चीज़ें पसंद करते हैं। फैमिली साइज़, जिनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, वो कुछ और बाइंग पैटर्न्स होते हैं उनके, जो जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनके और बाइंग पैटर्न्स होते हैं जो। इसी तरह फैमिली लाइफ साइकिल, यानी कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बच्चे माँ बाप के साथ ही रहते हैं और एक बड़ी फैमिली डेवलप होती है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लोग मूव कर जाते हैं, नए घरों में मूव कर जाते हैं, तो उनकी सेगमेंटेशन आप उसी तरह करते हैं। फिर इनकम की बेस पे सेगमेंटेशन होती है, लोग कितना कमा रहे हैं, जो ज़्यादा कमा रहा है उनको कुछ और प्रोडक्ट चाहिए, कम कमा रहा है कम। फिर ऑक्यूपेशन, यानी किस ग्रेड के लोग क्या ख़रीद रहे हैं। फिर एजुकेशन, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग क्या ख़रीद रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग क्या ख़रीद रहे हैं। फिर रिलीजन, फिर रेस, फिर नेशनैलिटी। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करती हैं। फिर साइकोग्राफिक, सोशल क्लास लोगों की और लोगों की पर्सनैलिटी। अब ये कुछ अर्सा पहले तक तो ये डिस्कवर करना बड़ा मुश्किल होता था कि लोगों की पर्सनैलिटी क्या है, लेकिन अब बड़ा इजीली आपको गूगल एनालिटिक्स करके देता है कि ये फ़लाना कंज्यूमर है, ये इन वेबसाइट्स पे जाता है, ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इसके हम सोशल मीडिया बिहेवियर से आपको बता सकते हैं कि ये इस कलर के कपड़े
पसंद करेगा, ये इस तरह के जूते पसंद करेगा, इस तरह की गाड़ी, एंड सो ऑन। तो बड़ा इजी है लोग सेगमेंट करना आजकल। फिर बिहेवियरल बिहेवियरल में भी फिर इस तरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे यूज़ ओकेजन, मुख्तलिफ जैसे ईद पे हमारे स्पेंडिंग के पैटर्न्स कुछ और हो जाते हैं, आजकल पेंडेमिक आई हुई है तो कुछ और हो जाते हैं। बेनिफिट्स सॉर्ट, यानी कुछ लोग होते हैं जो कि स्पेंडिंग करते हुए एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको कुछ कंसेशंस देंगे, कुछ बेनिफिट्स देंगे, साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरह आप बेसिकली करते क्या हैं कि आप इन इन चारों एरियाज़ और इनके सब पार्ट्स में अपनी मार्केट को सेगमेंट करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि मैं ये इन चारों एरियाज़ को देखें, चारों को इकट्ठा पढ़ें तो आप कह सकते हैं मैं लाहौर रीजन के 40 से 45 साल के लोग जो कि एक्सट्रोवर्ट हैं, उनमें से वो लोग जो सेल्स पे चीज़ें ख़रीदते हैं, ये उनके लिए मैं चीज़ बना रहा हूँ। ठीक है जी। तो बड़ी बड़ी टारगेटेड फिर आपका एक सेगमेंट बन जाता है जिनके लिए आप चीज़ बनाना शुरू कर देते हैं, और आप फिर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। उनकी जो पिछला हमने 4 पीस देखा था, उसमें आप उसकी प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है मार्केट सेगमेंटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वरना फिर आपको पुश सिस्टम बनाना पड़ता है कि आप बस मार्केट में फेंक देते हैं और किस्मत है आपकी, ख़रीदी गई तो ख़रीदी गई, कभी नहीं ख़रीदी गई तो नहीं ख़रीदी गई। लेकिन अगर आप अच्छी तरह सेगमेंट करेंगे तो एक तरह से पुल सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाया होगा और वो आके आपकी चीज़ लेगा। अच्छा जी, अब अगली चीज़ है परसेप्चुअल मैपिंग। अब आइडिया क्या है कि आप एक ग्राफ के अंदर एक रिप्रेजेंट करें कि आपकी प्रोडक्ट और दूसरे कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स कैसे प्लेस होती हैं, और फिर उसमें आपको अगर खाली जगह नज़र आती हैं तो आप उनको पुर करने के लिए नई प्रोडक्ट डालते हैं। अब ये नॉर्मली हर कंपनी यूज़ करती है ये समझने के लिए कि किस कंज्यूमर ग्रुप को क्या चाहिए और उसकी नीड्स को पूरी करने के लिए। अब ये बनाते कैसे हैं, इसको बताने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ। इस स्लाइड पे हम वापस आते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे आपका अब ये जो 2 तस्वीरें हैं, इनमें जो लेफ़्ट साइड में ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की है, जिसके एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक तरफ लिखा हुआ है स्पोर्टी गाड़ी, स्पोर्ट्स कार टाइप, और दूसरी एंड पे लिखा हुआ है कंजर्वेटिव कार। यानी एक तरफ मैच्योर शक्ल की गाड़ी, एक तरफ स्पोर्टी शक्ल की गाड़ी। और वाई एक्सिस पे देखें या वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो ऊपर लिखा हुआ है क्लासी डिस्टिंक्टिव, यानी बहुत ही हाई क्लास की गाड़ी, और नीचे लिखा हुआ है प्रैक्टिकल अफोर्डेबल, यानी कि वो उसका मकसद ये है कि वो गाड़ी वो मकसद पूरा करे जिसके लिए उसको ख़रीदा जा रहा है। मैंने दफ्तर जाना है, मैंने पहाड़ पे चढ़ना है, जो भी, और कीमत भी कम हो। अब ये एक्सेस बना के दो इन्होंने अमेरिका की मार्केट में जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सबको प्लेस किया है कि जैसे BMW के उन्होंने प्लेस कर दिया कि ये क्लासी गाड़ी है और स्पोर्टी तक किसी हद तक है। पोर्शे जो है वो क्लासी भी है और स्पोर्टी भी है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल की ऑपोजिट साइड पे हैं, और ये कंजर्वेटिव नहीं है। इनकी शक्ल स्पोर्टी होगी। दूसरी तरफ आप देखें तो लिंकन और कैडिलैक और मर्सिडीज़ जो हैं वो कंजर्वेटिव में हैं, लेकिन वो भी बहुत महंगी हैं, अफोर्डेबल नहीं है। अब आप नीचे आ जाएं तो सस्ती गाड़ियाँ वॉक्सवैगन, टोयोटा, निज़न, ये इनकी शक्ल किसी स्पोर्टी से लेके और तकरीबन दरमियान तक है, और प्राइसेस जो हैं वो दरमियान से लेके बिल्कुल नीचे तक हैं। इसी तरह आप दूसरे एंड पे देख लें तो ये प्लेमथ और डॉज और फोर्ड वो गाड़ियाँ हैं जो सस्ती भी हैं और जो स्पोर्टी भी नहीं है। तो अब आप इस गौर से देखें इस तस्वीर को, तो आपको नज़र आ रहा है कि अमेरिका की मार्केट में गैप्स कहाँ पे हैं। आपको एक जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पोर्टी और सस्ती गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है अमेरिका में, जिसकी शक्ल स्पोर्ट्स कार की हो लेकिन वो सस्ती हो। इसी तरह एक ऐसी गाड़ी जो कंजर्वेटिव हो लेकिन उसकी प्राइस मिड लेवल पे हो,
फुली कंजर्वेटिव और मिड लेवल प्राइस वो भी आपको नहीं नज़र आ रही। इसी तरह आपको एक क्लासी गाड़ियों में लो ऐसी जो कि कंजर्वेटिव हो वो भी एक्सट्रीम पे आपको नज़र नहीं आ रही। तो आप अगर नई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप उसको इस वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ अब उसी स्लाइड पे ताकि इसका प्रोसेस देख लें कि क्या है। अब प्रोसेस इसका ये है जी कि आप सबसे पहले की एरियाज़ सिलेक्ट करते हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को। जैसे पीछे हमने किया स्पोर्ट, एक तरफ स्पोर्टी, एक तरफ कंजर्वेटिव और एक तरफ सस्ती, एक तरफ क्लासी। फिर उसका मैप बना लें, एक्स वाई एक्सिस बना लें। फिर सब लोगों को प्लॉट करें जो जो मार्केट में compete कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। हर एक को एक डॉट लगा दें या स्टार लगा दें या जो भी मुनासिब है। फिर आइडेंटिफाई एरियाज इन द पोजिशनिंग मैप जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट सबसे अच्छी तरह फिट होती है। तो आइडिया क्या है कि लुक फॉर वेकेंट एरियाज़, जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट फिट हो जाएगी क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ पे compete करने वाला। और फिर मार्केटिंग प्लान बनाएं और अपनी प्रोडक्ट को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग करें। तो ये है जी परसेप्चुअल मैप्स। ये दूसरी तरफ एक होम कंस्ट्रक्शन हमने पिछले चैप्टर में डी आर हॉर्टन के बारे में पढ़ा था जो कि अमेरिका में होम कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें आप देखें तो एक इस मैप का होम कंस्ट्रक्शन वाले का जो वाई एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, वो प्राइस की बात कर रहा है, नीचे कम प्राइस ऊपर ज़्यादा प्राइस। और एक्स एक्सिस क्वालिटी की बात कर रहा है, लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी। तो डी आर हॉर्टन आप देखें कि वो लो प्राइस और क्वालिटी उसकी मिड है। तो और ये सबसे बड़ा होम मैन्युफैक्चरर है और बाकी लोग भी प्लेस्ड हैं, कोई हाई क्वालिटी में, कोई हाई प्राइस में, कोई लो क्वालिटी में। तो इससे आपको ये भी समझ आती है कि अमेरिका में ज़्यादातर लोग कौन सी हाउसिंग लेते हैं। अगर डी आर हॉर्टन सबसे बड़ा है और बाय फार सबसे बड़ा है और वो लो प्राइस है और मिड क्वालिटी है, इसका मतलब अमेरिका में लोग ये वाली हाउसिंग लेते हैं, लो प्राइस वाली और मिड क्वालिटी वाली। लेकिन अगेन आपको गैप्स भी नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको लो क्वालिटी में और लो प्राइस में कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो वो एक गैप है यहाँ पे। तो मार्केट में कोई आना चाहता है तो वहाँ पे आ सकता है। इसी तरह आपको हाईएस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट प्राइस में भी खाली जगह नज़र आ रही है। तो आप बेसिकली इस मैप का आइडिया ये होता है कि आप अपने लिए स्पेस ढूंढें और अपने पोजीशन को वहाँ पे फिट करें। तो ये था जी परसेप्चुअल मैप्स। और मार्केटिंग के इश्यूज़ हमने सारे देख लिए। अब फाइनेंस के इश्यूज़ देखते हैं क्विकली। फाइनेंस के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जैसे एक इशू है कि आप कैपिटल कहाँ से रेज़ करेंगे। कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी के प्रोजेक्ट्स करने के लिए, स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। और पैसा आप शॉर्ट टर्म डेट से भी कर सकते हैं, क्विक कर्ज़ा लेके, लॉन्ग टर्म डेट से भी कर सकते हैं, बैंकों से कर्ज़ा लेके या बॉन्ड्स इशू करके, फिर प्रेफर्ड स्टॉक इशू करके या कॉमन स्टॉक इशू करके। कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में ये फ़र्क होता है कि जिन लोगों के पास कॉमन स्टॉक्स होते हैं आपके या कॉमन शेयर्स होते हैं, वो उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स वोट कर सकते हैं, डिसीजंस कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक वाले नहीं कर सकते। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक का फ़ायदा क्या है कि जब कंपनी पैसे देती है तो पहले जब उसके कर्ज़े उतारने में पैसे सारे सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं, फिर उसके बाद जो बचते हैं वो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को मिलते हैं और कॉमन स्टॉक वालों को सबसे आखिर में पैसे मिलते हैं। इन केस अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, यानी कंपनी बिक रही है, डाइवेस्ट हो रही है, तो जो पैसे आते हैं वो इस तरह डिवाइड होते हैं। तो ये आपका फ़ैसला आपने करना होता है कि आप पैसे कैसे रेज़ करें। फिर एसेट्स ख़रीदने हैं या लीज़ करने, बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक इशू होता है। फिर पे आउट रेशो क्या होगा, डिविडेंड्स आप जो साल के आखिर में जो आपने पैसा कमाया वो शेयर होल्डर्स में किस तरह बांटेंगे। फिर अकाउंटिंग अप्रोच कौन सी यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग के बहुत सारे आपको पता है तरीके होते हैं। LIFO एक होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर मार्केट वैल्यू, अकाउंटिंग अप्रोच, बहुत सारी अप्रोचेज़ होती हैं। तो कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि इन अप्रोचेस से फाइनेंसिंग के
डिसीजंस में जब आप करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ में कि आपके पास एक पर्टिकुलर वक्त में कितना कैश मौजूद होगा। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी जो लोगों ने आपको पैसे देने हैं उनका टाइम एक्सटेंड करना है कि नहीं करना, ये स्ट्रेटेजिक इशू होता है क्योंकि उससे कैश फ्लो आपका इफेक्ट होता है। फिर आप अपने पास कैश कितना रखेंगे, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू होता है, क्यों इससे पता लगता है कि आपकी पेटी स्पेंडिंग कितनी है, और वो आप कैश रखेंगे तो वो उसको आप इफ़ेक्टिवली कर सकेंगे। तो इस तरह कुछ स्ट्रेटेजिक इशू होते हैं जो फाइनेंस से और अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। अब वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो आपने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए करनी है फाइनेंस एंड अकाउंट की एक्टिविटी। सबसे पहली एक्टिविटी ये होती है कि पैसे लें, पैसे इकट्ठे करें अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब वो पैसे आपने किस तरह इकट्ठे करने हैं, उसके लिए आपको कुछ एनालिसिस करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट में नहीं, हमारा टॉपिक नहीं है। अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये एक एनालिसिस होता है, और इसके बेसिस पे आप फैसला करते हैं कि आप डेट लेंगे यानी कर्ज़ा लेंगे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, या स्टॉक बेचेंगे, प्रेफर्ड स्टॉक या कॉमन स्टॉक। ये दो तरीके या दोनों मिक्स करके भी आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन फैसला करना होता है आपने, ये एक्टिविटी करनी होती है कि मैं किस तरह पैसे लूँ। दूसरा, आपने क्या करना होता है कि आपने अपनी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं ताकि समझ आए पैसे देने वालों को कि आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा 2 साल 3 साल बाद। नॉर्मली 3 साल की प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, कर्ज़ा देने वाले आपसे मांगते हैं कि आप हमें अपनी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दें। क्या होता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंटरनल एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आप इस साल की स्टेटमेंट रखते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ये मेरी स्ट्रेटजीज़ हैं 5-6, मैं करूँ ये, जब इम्प्लीमेंट करूँगा तो अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होगी, यानी मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, उसके लिए इतना ख़र्चा होगा, ओवरऑल इतनी बचत हो जाएगी, शेयर में मैं इतने पैसे दूंगा लोगों को, फिर उससे अगले साल की, फिर उससे अगले साल की। तो उससे आपकी प्लानिंग समझ आ जाती है कि आपकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं उनका आपके ख़्याल में इम्पैक्ट क्या होता है, तो फिर लोग उस पर फैसला करते हैं कि वो आपको कर्ज़ा देंगे कि नहीं देंगे। तीसरी एक्टिविटी जो आपने करनी होती है वो होती है आपकी फ़र्म की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या चीज़ होती है कि ये अब मार्केट में नॉर्मली होता रहता है, मुसलसल होता रहता है कि लोग कंपनियों को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, अब कंपनी का कोई पार्ट ख़रीदते हैं, कोई पार्ट बेचते हैं। तो हर वक्त जो स्पेशली पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज़ होती हैं वो अपनी वैल्यूएशन कराती रहती हैं। वैल्यूएशन कराने का मतलब है कि वो फॉर्मली आके अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स फैसला करते हैं कि इस वक्त इस कंपनी की वर्थ $5 अरब है, $2 अरब है, $1 अरब है। तो और फिर कोई बंदा आके ऑफ़र करता है, अच्छा आपकी वर्थ 2 अरब है, ये ले मैं आपको 2.5 अरब ऑफ़र करता हूँ, तो आप उसको कंपनी बेच देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं वैल्यूएशन। अब इन कंपनीज़ जो हैं वो हर वक्त अपनी वैल्यूएशन करा के रखती हैं, ताकि सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो अपने आप को बेच सकें, बल्कि इस वजह से भी कि आप जब स्टॉक इशू कर रहे होते हैं, जब स्टॉक एक्सचेंज पे कहते हैं ये मेरे शेयर ख़रीदो, तो साथ अगर उनको पता हो कि हाँ इसकी वैल्यूएशन 5 और 6 अरब डॉलर की है, तो लोग फ़ौरन आपके शेयर ख़रीद लेते हैं। तो वैल्यूएशन इस तरह से आपको फ़ायदा देती है। और आखिरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ने फ़ैसला करना होता है कि आप आईपीओ करेंगे कि नहीं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है जाके स्टॉक एक्सचेंज पर अपने स्टॉक्स बेचना। तो इन चारों चीज़ों को मैं क्विकली आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ ताकि आप इनको समझ जाएं। सबसे पहले एक्वायर नीडेड कैपिटल। अब एक्वायर नीडेड कैपिटल बेसिकली आपने फ़ैसला करना है कि जो आपने फ़ैसला कर लिया कि अब आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो फिर आपने अब देखना है कि उन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो स्टॉक से आएगा या डेट से आएगा, कर्ज़ा लेंगे या शेयर्स बेचेंगे। फिर अगर आप शेयर्स बेचेंगे तो वो कॉमन स्टॉक होंगे या प्रेफर्ड स्टॉक होंगे या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है कि आप बैंक से कर्ज़ा लेने के बजाय आप बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, जैसे ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं ना, प्राइस बॉन्ड्स, इसी तरह कोई भी कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू कर सकती है स्टॉक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल्स के मुताबिक।
और फिर आपको कह सकती है कि आप बॉन्ड लें। मैं आप जिस तरह बॉन्ड वाले आपको आखिर में कहते हैं कि आपके कुछ इनाम निकलेगा, ये कहते हैं हम आपको 10% पैसे देंगे, 15% पैसे देंगे साल के बाद एडिशनल। तो आपने फैसला करना होता है कि या डेट लें बैंक से, आपने फैसला करना होता है कि कैसे इन सभी ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन लें या इनका कोई कम्बिनेशन लें, और फिर पैसा रेज़ करें अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और आपने इस चीज़ का भी जवाब देना है कि जब आप ये सब कर लेंगे तो आपकी अर्निंग पर शेयर क्या होगी। जब आप पैसा आ गया उस तरीके से, जो भी तरीका आपने फ़ैसला किया और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर दी आपने, तो अब अर्निंग पर शेयर क्या होगी। क्योंकि शेयर होल्डर तो बेसिकली इसी चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि उसने जो आपके शेयर ख़रीद रखे हैं उनकी अर्निंग क्या होगी। अच्छा जी, ये था एक्वायर्ड नीडेड कैपिटल। अगली चीज़ है डेवलप प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने आपको बताया कि आइडिया ये होता है कि आपकी स्ट्रेटजीज़ का एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इस वजह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। और जिन्होंने आपको कर्जा देना होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको 3 साल की बना के देंगे। अब होता क्या है कि आप ने कुछ एजम्पशंस जहन में रखी होती हैं, सिनेरियोज़ रखे होते हैं ना, उसी की बेसिस पे आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यानी स्ट्रेटजी कि मैंने आपकी स्ट्रेटजी थी कि मैंने एक नया स्टोर खोलना है फैसलाबाद के फ़लाने लोकेलिटी में। तो आपने एजम्पशन की हुई है कि वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट के बायर्स मौजूद हैं, या वहाँ के लोगों के पास इन इस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए एक एप्टीट्यूड है, या वहाँ के लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो मेरे प्रोडक्ट्स ख़रीद सकें। तो उन्हीं एजम्पशंस की बेसिस पे फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि लोग आपको कर्जा दें। इसके बाद अगली चीज़ है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, या अपनी कंपनी को उसकी कीमत का फ़ैसला करना। अब ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारी आपकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो, जिस तरह हमारी एक्सपेंशन की स्ट्रेटजीज़ होती है ना, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन, उस वो बेसिकली डिपेंड ही इस चीज़ पे करते हैं कि आप किसी को ख़रीदेंगे। और बेसिकली आपने वो स्ट्रेटजी होती ही है कि किसी को ख़रीदना है, या अगर आपकी स्ट्रेटजी है डाइवर्सिचर, बेचना अपने आप को, अपने किसी पार्ट को बेचना, अपने किसी डिवीज़न को बेचना, तो उसके लिए भी आपको अपनी वैल्यूएशन करानी है। तो फिर इस वजह से हर कंपनी हर वक्त अपनी वैल्यूएशन करा के रखती है, क्योंकि हर साल उसने या अपना कोई पार्ट बेचना होता है या किसी का कोई पार्ट ख़रीदना होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है कि मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी इनकम कितनी है, मेरी लायबिलिटीज़ कितनी है, फिर वैल्यूएशन कराने की क्या ज़रूरत है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेशली जो वो स्टेटमेंट जो आपके एसेट्स की डिटेल्स बताती है, एक आपकी जो जिसको आप कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट, वो आपको बताती है कि कितने पैसे आए, कितने गए। और दूसरी स्टेटमेंट, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट होती है आपकी, जिसको आप कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको बताती है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं, यानी उनकी कीमत कितनी है, जो एसेट्स हैं, और लायबिलिटीज़ कितनी है। तो फिर क्यों ना उसी बेसिस पे फैसला कर लिया जाए कि एक फर्म की वैल्यू कितनी है। लेकिन वो ठीक नहीं है। ठीक क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होती हैं, और उनको मॉनेटरी वैल्यू भी असाइन करना मुश्किल होता है। जैसे किसी की एक लॉयल कस्टमर बेस है, एक रेस्टोरेंट है, जैसे आपको पता है बहुत से हमारे पास मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे सेवर पुलाव हो गया, जैसे हलीम घर हो गया, जैसे और हमारे बहुत सारे लोकल रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ जो लोग, चाइना टाउन हो गया, लोग सिर्फ उनके नाम के लिए जाते हैं। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहा होता उसको। अब उसको टेंजिबली वैल्यूएट करना भी बड़ा मुश्किल है कि इसकी वर्थ कितनी है। इसी तरह आपकी हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ, यानी आप पिछले 10 साल से चढ़ते जा रहे हैं, आपकी फर्म बड़ी होती जा रही है। अब सबको पता है कि अगले 5 साल भी आप बड़े होंगे, लेकिन ये कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नज़र नहीं आता। इसको वैल्यूएट करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह आपके ख़िलाफ़ केस चल रहे हैं और क्या पता उस केस में आपकी सारी कंपनी बिक जाए, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र नहीं आ रहा होता। इसी तरह
आपके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, खुश हैं, डेडिकेटेड हैं, अच्छी तरह काम करते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह आपके पेटेंट्स, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नज़र नहीं आ रही होती है और उनको वैल्यूएट करना भी मुश्किल होता है। तो इस वजह से लोग अपनी कॉर्पोरेट वैल्यूएशंस फॉर्मली कराते हैं ऑडिटर्स, और उसमें ऑडिटर्स इन्वॉल्व होते हैं, लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे एक ग्रुप होता है जो कि आपको वैल्यूएट करता है। अब कॉर्पोरेट वैल्यूएशन के बहुत सारे तरीके हैं, एटलीस्ट 4 बड़े वेल नोन तरीके हैं जो आपको सामने स्लाइड नज़र आ रही है ना, इसके लेफ़्ट साइड पे जो 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक नेट वर्थ मेथड, एक है नेट इनकम मेथड, एक है प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, और एक है आउटस्टैंडिंग शेयर्स मेथड। इन सब के फार्मूलाज लिखे हुए हैं। इसके मुताबिक आप अपनी या कोई अपनी फर्म को वैल्यूएशन करता है उसकी। तो या दूसरी राइट साइड पे 3 फर्म्स की वैल्यूएशन इन्हीं चारों मेथड, पहले 4 मेथड से, ये जो आपके सामने टेबल है इसके निचले वाले पार्ट को देखें तो पहले 4 मेथड से वैल्यूएशन हुई है और फिर इनको मिक्स करके वैल्यूएशन की हुई है, यानी फोर मेथड्स की एवरेज ली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल पहली कंपनी लिखी हुई है अमेज़ॉन, तो ऊपर वाला पार्ट देखें टेबल का, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी इसकी है $9,746 मिलियन। इसी तरह इसकी नेट इनकम जो है $274 मिलियन। इसी तरह स्टॉक प्राइस $307 है। इसी तरह अर्निंग पर शेयर $7.59 है। इसी तरह शेयर्स आउटस्टैंडिंग 463 मिलियन है। गुडविल को इन्होंने वैल्यूएट किया गया है कि तकरीबन 2.6 बिलियन डॉलर्स है। इंटेंजिबल एसेट्स कोई नहीं है इनके, टोटल एसेट्स इनके 40159 मिलियन डॉलर्स हैं। इसी तरह बाकी दोनों कंपनियों की भी। तो साइड पे जो फार्मूलाज हैं वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं जो टेबल के ऊपर वाले हिस्से में लिखी हुई हैं, और उन फार्मूलाज के तहत इन चारों कंपनियों को वैल्यूएट किया गया। अब आप गौर करें तो ये चारों तरीक़ों से कंपनीज़ की मुख्तलिफ वैल्यूज़ निकल रही है। जैसे पहला वाला जो है गुडविल्स और इंटेंजिबल्स को भी, जो गुडविल और इंटेंजिबल को भी कर रहा है, वो कह रहा है कि ये कंपनी $7 अरब की है। जो नेट इनकम मेथड है वो कह रहा है ये $1.3 बिलियन की है। लेकिन जो तीसरा और चौथा है प्राइस अर्निंग रेशो वाला और आउटस्टैंडिंग शेयर्स वाला, ये कह रहा है कि ये कंपनी 142 बिलियन डॉलर्स की है, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और चारों को एवरेज करें तो 73 बिलियन डॉलर्स। तो अब मैंडेटरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर तरीके से आप वैल्यूएशन करें, लेकिन बहरहाल आपने बताना होता है कि आपने किस तरीके से की है, और ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सब तरीक़ों से करके और कोई उसकी एवरेज बताएंगे। लेकिन बहरहाल ये जो फिगर आती है, जिस तरह अमेज़ॉन की 73 बिलियन डॉलर आ गई, पनीरा की 2 बिलियन डॉलर आ गई, और रॉस स्टोर्स की 10 बिलियन डॉलर आ गई, ये कोई बाइंडिंग नहीं होती है ख़रीदने वाले पे, ये जस्ट एक इंडिकेशन होती है। और नॉर्मली लोग इसके साथ हज़ारों चीज़ें देखते हैं, आपके पेटेंट्स, आपके एम्प्लॉयज़, आपकी प्रॉपर्टी, आपके एसेट्स, आपके कोई सूट्स आपके ऊपर, कोई केस चल रहे हैं आपके ऊपर, वगैरह वगैरह, तो उसके बाद आपको वो ऑफ़र देते हैं। अब कुछ अगली चीज़ है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वैल्यूएशन पे थोड़ा सा मैं IPO के अंदर बात करता हूँ। IPO ये होता है कि आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके और अब लोगों को कहते हैं कि हमारे शेयर ख़रीदो, वो आपको पैसे दे देते हैं, उससे आपकी फर्म को आप बड़ा करते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम कहते हैं गोइंग पब्लिक। गोइंग पब्लिक क्या चीज़ है कि आप एक अपनी कंपनी का कुछ एक परसेंटेज शेयर्स लोगों को बेच देते हैं ताकि आपके पास पैसे आएँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि फिर आपकी कंपनी की ओनरशिप आपके हाथ से निकल के उतना ही परसेंट किसी और के पास चला जाता है। जैसे मैंने एक कंपनी बनाई और मैं आज पाकिस्तान में आजकल IPO एक होने वाला था, ये कोरोना की वजह से रुक गया। ये ऑर्गेनिक फूड्स वाले अपना IPO करने लगे थे और वो एक 750 मिलियन रुपये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको मिल जाएंगे। तो आइडिया उनका ये था कि उनको 750 मिलियन रुपये मिल जाएंगे, और लेकिन होगा क्या कि उनकी कंपनी की 15-20% ओनरशिप उन लोगों को चली जानी थी जिन्होंने ये शेयर इनके ख़रीदने थे।
लेकिन आईपीओ जो है, अब कहने को तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाऊं और 1 अरब रुपए इकट्ठे कर लूं, 2 अरब रुपए इकट्ठे कर लूं, मिल भी जाते हैं, लोग ले भी लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि तकरीबन 3/4 ऑफ द कंपनीज, यानी 100 कंपनियां अगर आईपीओ करती हैं तो उनमें से 75 कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं रहती हैं, यानी उनको ये चीज़ करने का फ़ायदा नहीं होता है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं। एक रीज़न तो ये है कि अगर आपने यानी बेसिकली आपने कितना पैसे रेज़ करना चाहते हैं ना, अगर आप $1 मिलियन तक रेज़ करना चाहते हैं, $1 मिलियन तकरीबन 10-15 करोड़ रुपए होते हैं, तो उनमें से अगर आपको ₹4 मिलेंगे, उनमें से ₹1 जो है वो आपके लॉयर्स और अकाउंटेंट्स और अंडर राइटर्स ले लेते हैं। अंडर राइटिंग क्या होता है कि अंडर राइटिंग बेसिकली आईपीओ का एक फॉर्मल प्रोसीजर है, जिसमें आप ये समझें कि वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपकी कंपनी को फॉर्मली वैल्यूएशन करके, तो ये एक्सपर्ट अकाउंटेंट्स कह लें, जो कि फील्ड के एक्सपर्ट्स भी होते हैं, वो लोग अंडर राइटर्स होते हैं। तो इनकी फ़ीसें ही 1/4 में निकल, यानी अगर आपको 15 करोड़ रुपए मिले तो उनमें से 3.5-4 करोड़ ये लोग ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने $20 मिलियन तक रेज़ करना है, $20 मिलियन का मतलब 200 से 300 करोड़ रुपए, तो फिर 1/20 वो लोग लेके जाएंगे। तो जो लोग कम कैपिटल रेज़ करते हैं, यानी छोटा आईपीओ करते हैं, उनको नॉर्मली ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, वो ज़्यादातर फ़ीसें देने में ही बेचारे रह जाते हैं। अब पाकिस्तान में आईपीओज़ बड़े रेगुलर होते रहते हैं। एक बतूल साहिबा हैं, इन्होंने एक पेपर लिखा दो पिछले साल डेढ़ पहले, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से में इन्होंने लिखा था। इनकी फाइंडिंग्स ये थी, ये सबसे आखिरी बुलेट को देखिएगा, कि साइज़ एंड प्रॉफिटेबिलिटी वेरिएबल्स हैज़ पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट कोरिलेशन विद द लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ आईपीओज़। यानी आप जितना बड़ा आईपीओ करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और दूसरा, आपकी कंपनी पहले से जितनी प्रॉफिटेबल है उतना ज़्यादा आपका आईपीओ सक्सेस होने के इम्कानात हैं। और साथ ये कह रही हैं कि लीवरेज रेशो और एज ऑफ द फर्म नेगेटिवली कोरिलेटेड है। यानी अगर पुरानी कंपनी आपकी 50 साल से आप बिज़नेस कर रहे हैं और अभी आपको आईपीओ करना याद आया है, तो आईपीओ का कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। यंग कंपनीज़ यानी ज़्यादा कामयाब होती हैं। और दूसरी चीज़ लेवरेज रेशो, अगर आप पहले ही बैंक से बहुत से कर्ज़ा ले रखा है आपने, लीवरेज्ड कंपनी है आप, तो आपका आईपीओ सक्सेसफुल होना मुश्किल है। अब ये वाली जो अगली स्लाइड है, ये कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से स्लाइड है। ये 2015 से 18 तक जो आईपीओज़ हुए हैं उनमें से कुछ सिलेक्टिव आईपीओज़ की परफॉर्मेंस है। बेसिकली ये जो 0% से ऊपर जो आपको बार्स नज़र आ रहे हैं, तो ये समझें कि ये प्रॉफिटेबल हुए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी आईपीओज़ की, और जो नीचे जा रहे हैं तो उनकी बुरी थी। अब इनमें आप देखें तो आपको एक मिक्स सा नज़र आ रहा है। आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आईपीओज़ हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और अगर आप परसेंटेज पे गौर करें कि परफॉर्मेंस परसेंट कितनी है, तो सिर्फ एक आधी कंपनी नज़र आ रही है आखिर में, अमरेली स्टील का जो आईपीओ हुआ था, कि उनको कुछ 10% से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस है, वरना ज़्यादातर लोग 5% एंड बिलो पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर भी रहे हैं। तो आईपीओज़ जो हैं वो कभी कभी बहुत एक्सट्रीमली सक्सेसफुल आईपीओज़ भी हुए हैं पाकिस्तान में, जो रिसेंटली पिछले 1-2 साल में तो नहीं, लेकिन उससे पहले एक्सट्रीमली सक्सेसफुल आईपीओज़ भी हुए हैं, टेक्सटाइल फर्म्स के, पावर फर्म्स के, जिनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट किया और फिर आगे सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन आजकल का ट्रेंड ये है कि आईपीओज़ कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे फॉर वेरियस रीजंस। अच्छा जी, आईपीओज़ के बाद आरएनडी और एमआईएस का स्ट्रेटजी में रोल, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डिस्कशन कर चुके हैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में, तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। बड़ी बात ये कि आरएनडी का रोल ये है कि आपकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ एक्चुअली वो रिलाई ही आरएनडी पे करती हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो होगी आरएनडी के थ्रू, तो आरएनडी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ में। आप कुछ और का खुद आप मुझे बताएं कि सोचें ज़रा कि कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो कि आरएनडी पर रिलाई करती हैं। हो सकता है आपके इम्तिहान में भी ये सवाल आ जाए। फिर एमआईएस जो है उसकी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में। क्यों?
क्योंकि हमने आपके काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा इकट्ठा करना, डेटा को एनालाइज करना और फिर डिसीजन मेकिंग के लिए कहीं पे लेके जाना, वो सबसे क्रिटिकल चीज़ है स्ट्रेटजी में। तो MIS आपको वो वाला काम करके देता है, तो दैट मेक्स MIS रियली रियली इम्पॉर्टेंट। तो ये था जी आपका चैप्टर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का। अब स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन का थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद। आपकी जो इस चैप्टर की असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एक परसेप्चुअल मैप बनाना है, आपने प्रोडक्ट पोजिशनिंग मैप अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। आप दो एक्सेस डिसाइड करेंगे कि एक्स एक्सेस पे क्या होगा, वाई पे क्या होगा, और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ को जो आपके रीजन में हैं या रीजन में नहीं भी हैं आप उनको प्लेस करेंगे। तो जो भी आप एक्स वाई फैक्टर्स कोई दो डिसाइड करें और फिर प्लेस करें, और वो आपकी असाइनमेंट और डेडलाइन आपकी नेक्स्ट वीक है। तो छोटी सी ब्रेक करते हैं और इसके बाद अगले चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं।